हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट फेब 2022 के क्वेश्चन के बारे में। और ये जो वीडियो होने वाला है, ऑफ कोर्स इसके और भी पार्ट आएंगे। हम बात कर रहे हैं शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 1 से रिलेटेड मैंने टोटल जो है 5 यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। वो 5 यूनिट जो कि मैं मेनली डील करती हूँ। अब जो है हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो यूनिट मैंने लिया है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन वी विल बी कैरिंग ऑन विद प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ एंड टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला क्वेश्चन आईडी है 183। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर डीलिमिटिंग द मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन ऑफ रूट। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने दे के रखा है कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की लिस्ट। आपसे पूछा है कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि डीलिमिट करता है मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन को मेनली रूट एरिया में। डीलिमिट का यहाँ पे मतलब है टू फिक्स और टू डिफाइन द लिमिट, यानी किसी की लिमिट को डिफाइन करना। तो और सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन जो पाया जाता है रूट में उसे डिफाइन करता है। ऑप्शन में कुछ जीन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हो गया स्केयरक्रो, शॉर्ट रूट, प्लियोथोरा एंड स्पीचलेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्लियोथोरा। अब ये जीन क्या है, चलिए जरा सा इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सो टुगेदर विथ ऑक्सिन 4AP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज प्लियोथोरा 1, 2, 3 एंड 4, जिसे हम PLT 1, 2, 3 एंड 4 कहते हैं। इट कंट्रोल द स्टेम सेल एक्टिविटी एंड द रूट ग्रोथ फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस ऑनवर्ड्स। मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेंट इन PLT 1, 2, 3, 4 show no root formation, whereas constitutive expression of PLT gene induces the shoot homeotic transformation into the root। यानी PLT का अगर जो है लगातार एक्सप्रेशन करवाया जाए तो देखा जाता है कि शूट जो है वो भी रूट में कन्वर्ट होने लगता है। सो प्लियोथोरा जो फैमिली है, इट इज अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर are also detected in a SAM, that is shoot apical meristem. So PLT is restricted to the root meristem। PLT का काम ही होता है कि वो रूट मेरिस्टेमेटिक एरिया में मेनली वर्क करता है। PLT2 is expressed only in the root meristem in the wild type embryo। अगर हम वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो की बात करें तो PLT का मेनली एक्सप्रेशन जो है रूट मेरिस्टेमेटिक एरिया में होता है। एंड दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन होता है रूट में, उसकी लिमिट को डिफाइन करने का काम होता है प्लियोथोरा का। अब अगर स्केयरक्रो, शॉर्ट रूट एंड स्पीचलेस की बात करते हैं हम, तो शॉर्ट रूट एंड स्केयरक्रो का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि इनका काम होता है ग्राउंड टिश्यू का डेवलपमेंट करना, जैसे कि हो गया कॉर्टिकल एंड एंडोथेलियल लेयर फॉर्मेशन, जिसे हम रेडियल टिश्यू पैटर्निंग भी कहते हैं। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि SCR दैट इज स्केयरक्रो जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर बनती है जिसके पास दो टाइप के सेल की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है एंडोडर्मल सेल और एक होता है कॉर्टिकल सेल। जबकि SHR दैट इज शॉर्ट रूट जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो सिर्फ सिंगल लेयर ही बनती है कॉर्टिकल सेल की, कोई भी टाइप की एंडोडर्मल लेयर नहीं बनती है। ये थी जीन्स के बारे में। अगर स्पीचलेस जीन्स की बात करें, so the gene speechless derive the division that initiate the stomatal development। स्पीचलेस जीन को जो है स्टोमेटल डेवलपमेंट के केस में जो है रोल प्ले करते हुए देखा गया है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 3। और ये सारे के सारे मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिनमें से ये एक्सप्लेनेशन जो है गिलबर्ट से लिया गया है। यहाँ से ये कुछ एक्सप्लेनेशन मेनली NCBI से लिए गए हैं। अगला सवाल, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट spreading as a unit to enclose deeper layer of the embryo is termed as। अब ये जो enclose वर्ड है इसको मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि यही enclose वर्ड हमें यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर एक हिंट दे रहा है। यानी एपिथेलियल शीट की स्प्रेडिंग हो रही है ताकि एक डीप लेयर को इनक्लोज कर दिया जाए, यानी ऊपर से कवर कर दिया जाए।
तो इसे हम क्या कहते हैं? तो अगर ऑप्शन देखें तो यानी ये क्वेश्चन आया है मेनली गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पे। अब सभी टाइप के जो मूवमेंट होते हैं वो इंटरनल साइड में देखे जाते हैं, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा होता है जो कि बाहरी साइड में देखा जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? एपीबोली। एपीबोली में जो सेल होते हैं वो बाहर की तरफ मेनली जो है लेयरिंग करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं, और अंदर में जो सेल्स होती हैं या लेयर होती है उसको इनक्लोज करते रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है एपीबोली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ एपीबोली पिक्चर, जिसमें कि बाहर की तरफ देखिए जो ब्लू कलर का यहाँ जो लेयर है वो बनना यहाँ पर शुरू हो रहा है, राइट? So epiboly is a morphogenetic process that is employed in the surface ectoderm of amniotes during the gastrulation to cover the entire embryo. ठीक है, तो ये एक्टोडर्म बनाने के काम आता है एन एमनियोट्स में ड्यूरिंग दी गैस्ट्रुलेशन, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। So we propose here that the mammals also utilize this process to expand the epidermis and enclose the body cavity and spinal cord with protective surface कवरिंग। और एपीबॉली कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी सारे में देखिए सब सारा का सारा मूवमेंट जो है अंदर की तरफ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इकलौता मूवमेंट होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, और इन सबको हम जो है गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस मानते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेम सेल इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेम सेल के लिए एकदम सही दिया गया है? पहला ऑप्शन है, stem cell cannot be maintained in a culture since they require a distinctive in vivo microenvironment known as a niche, और आपको करेक्ट पिक करना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग asymmetric stem cell division only one of the daughter cell is retained as a stem cell। देखिए जब वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए आपको सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने हैं। क्या पता अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हो तो भी अगर आप थर्ड या फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी बेटर मिलने लगती है। जैसे कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट लग रहा है कि जब एसिमेट्रिक स्टेम सेल का डिवीजन होता है उस टाइम पर एक डॉटर सेल बनती है, ठीक है, जो कि रिटेन कर लेती है स्टेम सेल की एक्टिविटी को, और एक डॉटर सेल ऐसी बनती है जो कि आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू दिया गया है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेम सेल डिराइव्ड ट्रांजिट एम्प्लीफिकेशन सेल आर डिफरेंशिएटेड सेल विच रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड फर्दर। नो, डिफरेंशिएटेड सेल को फर्दर डिवाइड करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हिमेटोपोटिक स्टेम सेल आर टोटिपोटेंट बट दे आर नॉट एट ऑल टोटिपोटेंट, राइट? हिमेटोपोटिक स्टेम सेल को हम प्लूरिपोटेंट के केस में देखते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो पहला स्टेटमेंट था इसमें बोलता है स्टेम सेल कैन नॉट बी मेंटेन इन अ कल्चर। स्टेम सेल को कल्चर में मेंटेन नहीं किया जा सकता, बट आपने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट सुने होंगे जिसमें कि जो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट होता है उसमें स्टेम सेल को मेंटेन किया गया है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए गए हैं, अगर उनको वैसा ही सारा कंडीशन दे दिया जाए अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहने का। तो ऑफ कोर्स इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है, दैट इज आंसर आईडी 690, दैट इज सेकंड। अगला सवाल है, द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मैमल्स में कहां से डिराइव किए जा सकते हैं? ऑप्शंस आर ब्लास्टोसील, नो, इनर सेल मास, यस। इनर सेल मास से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिराइव कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इनर सेल मास से ही जो है देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ट्रोफो एक्टोडर्म, नो, ट्रोफो एंडोडर्म, नॉट एट ऑल। तो ये सारे के सारे एक सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको पता है तो ही आप आंसर दे पाएंगे। अगला सवाल, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रेटिनोइक एसिड treatment on the positional information of blastema cell present on the amputated newt limb। अगर आप रेटिनोइक एसिड से ब्लास्टिमा सेल को ट्रीट करते हो, वो ब्लास्टिमा जो कि न्यूट के लिम्ब को एम्प्यूटेट यानी कट करने के बाद बना है, उस ब्लास्टिमा को अगर आप रेटिनोइक एसिड से ट्रीट करते हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बस इस बात को ध्यान में रखना है कि आरए का ट्रीटमेंट जो है एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन
रखता है। अब आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। देखिए आरए को अगर आप लिम्ब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आरए जो है दैट इज रेटिनोइक एसिड, ये प्रॉक्सिमल एक्सिस बनाने में मदद करता है। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन एक एम्प्यूटेटेड लिम्ब पे दे देते हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि वो एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन शुरू से लिम्ब बनाना शुरू कर देता है, यानी प्रॉक्सिमल एक्सिस से बनाना शुरू कर देता है। और आप जहां पर आरए को इंजेक्ट करेंगे वो उस एरिया का प्रॉक्सिमलाइजेशन कर देगा। तो हमें अब देखना है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस बातों से रिलेटेड हमें कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं। पहला है आरए विल हैव नो इफेक्ट। क्यों नहीं इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द सेल विल बिकम रीस्पेसिफाइड टू मोर प्रॉक्सिमल पोजीशन। एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा इसका काम ही है प्रॉक्सिमल एक्सिस बनाना। तो जिस भी एरिया के सेल में आप अगर आरए डालते हो वो प्रॉक्सिमल पोजीशन या प्रॉक्सिमल एक्सिस की तरफ डेवलप होने लगेगा। नेक्स्ट, द सेल विल बिकम रीस्पेसिफाइड टू मोर डिस्टल। नो, it will be specified as more proximal cell. Cell will lose their positional information and remain as a dedifferentiated cell. ऐसा क्यों होगा? जब RA प्रेजेंट है जिसके पास पोजिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो डिफरेंशिएटेड स्टेट में क्यों मेंटेन करेगा? ऑफ कोर्स वो जिस एरिया में जाएगा वहां पे प्रॉक्सिमल एक्सिस बनाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है सेकंड। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं जब वर्टिब्रेट में लिम्ब का डेवलपमेंट होता है तो ये वाला जो एरिया है जिसे हम स्टाइलोपोड कहते हैं, जो हमारे शोल्डर से जुड़ा हुआ रहता है, वो बनता ही इसलिए है क्योंकि वहां पे आरए का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है। और जो हैंड का पोर्शन हमारे शोल्डर से जुड़ा हुआ है उसे हम प्रॉक्सिमल एक्सिस कहते हैं। तो आरए की वजह से जो है प्रॉक्सिमलाइजेशन हो जाता है बोन में, और आरए का सिंथेसिस जो है जैसे जैसे बोन्स या फिर आप कह सकते हो लिम्ब डिस्टल साइड में मूव करता रहता है वैसे वैसे वहां पे आरए का कंसंट्रेशन कम होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एक्सिस को बनने के लिए आरए का हाईएस्ट कंसंट्रेशन जरूरी है, जबकि डिस्टल एक्सिस के बनने के लिए आरए का लो कंसंट्रेशन होना जरूरी है। आप चाहें तो इसको आप गिलबर्ट से पढ़ सकते हैं, एज इट इज गिलबर्ट में दे के रखा है। नेक्स्ट, the early embryonic development in amphibians and aves serve as two different model plans of development. जो अर्ली डेवलपमेंट होता है एम्फीबियन एंड एव्स में वो देखा जाता है कि लगभग जो है दो डिफरेंट मॉडल की तरह काम करता है। इन द फॉर्मर द जर्म लेयर फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड फ्रॉम द फ्लूइड फील्ड बॉल लाइक ब्लास्टुला, while in the later the germ layer formation is initiated on a flat blastodisc. Given below are some of the term for amphibian embryo in column 1. column 1 में जो है amphibian embryo के बारे में बोला है, and from avian embryo in column 2, और column 2 में जो है avians के बारे में बोला है। आपको क्या करना है? Which of the following is all correct match of the term in column 1 with the column 2? आपको column 1 से column 2 को मैच करना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्लास्टोसील। उससे पहले हमें कॉलम 2 के सारे जो भी यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स दिए हैं उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से मैच कर पाए। पहला है पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, दैट इज PMZ। नेक्स्ट है प्रिमिटिव स्ट्रीक, नेक्स्ट इज हेंसन नोड्स, नेक्स्ट बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एंड लास्ट इज प्रिमिटिव ग्रूव। तो अगर हम ब्लास्टोसील को देखते हैं तो ये जो है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के बीच में फॉर्म होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारा फोर्थ। इसके फोर्थ होते ही हमारा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हट गया, क्योंकि ए को हमने 4 कहा और उसके लिए हम डैम श्योर है। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, ए का देखिए 4 है। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए दोनों में डी का 5 है, हेंस डी का 5 श्योर है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप मैच कर सकते हैं। डी में क्या है? ब्लास्टोपोर है, तो ब्लास्टोपोर क्या हो सकता है? ये प्रिमिटिव ग्रूव हो सकता है। तो ये हो गया 5th, डी का हो गया 5th। देखिए इन्होंने ई का भी 1 दे के रखा है दोनों ही ऑप्शन में, हेंस ई क्या है? न्यूकुप सेंटर, जो कि क्या हो सकता है? पोस्टीरियर मार्जिनल जोन हो सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब आपको पता करना है कि बी और सी में से कौन सा सही होगा। तो अगर हम ब्लास्टोपोर लिप की बात करें तो ब्लास्टोपोर लिप जो है एक, अगर हम एवियन की बात करें तो उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसा काम कर सकता है,
ये हो गया सेकेंड। एंड अगर हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की बात करें तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जैसा हेंसन नोड बिहेव कर सकता है, तो ये हो गया थर्ड। यानी ए का फोर्थ, बी का 2, सी का 3, डी का 5 एंड ई का 1, यानी वी कैन गो विद दी सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट दे के रखा है। अगेन ये भी एक कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स आपको मतलब कंपैरेटिव बेसिस पे सबके रोल याद होने चाहिए। अगला सवाल, ये जो सवाल यहाँ पे दिया गया है ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नवंबर का एक जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक इट्स नवंबर 2020, उसमें ये सवाल आया था, हल्का सा ट्विस्ट करके आया था बस। क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट एक्टिविन secreting beads were placed on an unspecified cell from an early xenopus embryo. The activin then diffused from the beads. If the bead contained 1 nanomolar of activin, it elicited the expression of XBRA gene. यानी सीधी सी बात कहें तो जब एक्टिविन का कंसंट्रेशन लो है तो XBRA जीन का एक्टिवेशन हो रहा है। XBRA gene in cell near the beads. If the beads contain 4 nanomolar of activin, यानी जब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, उस टाइम पे क्या हो रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ XBRA was elicited in the cell but only at a distance of several cell diameter away from the bead. In the later case, expression of guscoid gene was observed near the source bead. और आगे चल के जो है यहाँ पर guscoid देखने को मिला। So beads with no activin did not elicit the expression of 2 gene. जिस जहां पर बीड्स थे लेकिन वहां पे एक्टिविन नहीं था, देखने को ये मिला कि वहां पे किसी भी टाइप से इन दोनों में से किसी भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड द रोल ऑफ एक्टिविन इन डिटरमाइनिंग द सेल फेट। आपको बताना है एक्टिविन का रोल क्या होता है सेल फेट को डिटरमाइन करने में, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। बोला है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन एक्टिवेट गूस्कॉइड। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन जो है गूस्कॉइड को एक्टिवेट करता है, वेयरएज लोअर कंसंट्रेशन एक्टिवेट द XBRA। हमें भी यही रिजल्ट मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यस हम कह सकते हैं दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन हेल्प टू स्पेसिफाई डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो। अब लोअर कंसंट्रेशन जो है डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, जबकि हायर कंसंट्रेशन डॉर्सल मोस्ट को करेगा, क्योंकि गूस्कॉइड इज अ ऑर्गेनाइजर जीन और ऑर्गेनाइजर जीन जो है डॉर्सल साइड में रहता है। तो डॉर्सल साइड बनाने के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन चाहिए एक्टिविन का, ना कि लो। इन्होंने बोला है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन डॉर्सलाइज कर सकता है, तो नो, गलत। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन दैट डू नॉट लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ द 2 जीन स्पेसिफाई द सेल टू बिकम ब्लड सेल एंड हार्ट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये इनका डिफॉल्ट फेट होता है कि जहां पे एक्टिविन का कोई कंसंट्रेशन पाया नहीं जाता है वहां पे ये दोनों में से कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं और वहां की सेल जो है ब्लड सेल एंड हार्ट में चेंज हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ए और सी सही लग रहा है। ए और सी का ऑप्शन ये रहा, दैट इज क्वेश्चन ID 955। तो ये है करेक्ट आंसर। मैं फिर भी आपको एक बार जो है चीजों को रिमाइंड करवा देती हूँ। इसका सोर्स जो है ऑफ कोर्स मैंने गिलबर्ट से लिया है, आप भी इसको रीड कर सकते हैं गिलबर्ट में अगर आपने फ्रॉग रीड किया है तो। एक्टिविन जो है जब मॉडरेट कंसंट्रेशन में होता है तो XBRA जीन को एक्टिवेट करवाता है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे के रखा है इसलिए हमने लो ले लिया था, दैट्स इट। आप यहाँ पे मॉडरेट कंसिडर कर सकते हैं। और जब वो हाई कंसंट्रेशन में होता है तो क्या करवाता है, वो इंड्यूस करवाता है ऑर्गेनाइजर को, और जहां ऑर्गेनाइजर बनेगा वहां पे डॉर्सल एक्सिस बनेगा। तो ये लाइन मैंने एज इट इज गिलबर्ट से उठाई है, जहां पे कुछ ऐसा मेंशन है, एक्टिविन secreting bead were placed on an unspecified cell from an early xenopus embryo. The activin then diffused from the beads. At a high concentration, activin induced expression of guscoid gene, whose product is a transcription factor that specify the frog dorsal most structure. देखिए पूरा का पूरा लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन में पुट कर दिया गया है। At slightly lower concentration of activin, the same tissue activate the XBRA gene and was specified to become the muscles.
At still lower concentration, these genes were not activated, and the default gene expression instructed the cell to become the blood vessel and heart. तो सब कुछ जो है इसी एक पैराग्राफ में आपको मिल गया जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यही खासियत है कि घूम फिर कर जो है 95% क्वेश्चन गिलबर्ट से ही आते हैं। अगर आपने गिलबर्ट की बुक बहुत अच्छे से पढ़ ली है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलिए अगला लेते हैं। Given below are statement related to the expression of some of the pattern forming gene in the vertebrate limb bird. Limb development से related ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। लास्ट में क्या बोला है? The nail pitala syndrome in human and syndrome in mouse exhibit foot pad on a both dorsal and ventral surface of the limb are associated with which of the above mentioned gene function. आपको बताना है नेल पिटाला सिंड्रोम जो है ह्यूमन में जो देखने को मिलता है, माउस में भी एग्जिबिट किया जाता है, वो एक्चुअल में इन सारे ऑप्शन में से किससे एसोसिएटेड है? पहला, LMX1B जीन इज एक्सप्रेस इन अ डॉर्सल मेसेनकाइम, ठीक है। सोनिक हेजॉग इज एक्सप्रेस इन द पोस्टीरियर रीजन, फाइन। WNT7A जीन इज एक्सप्रेस इन अ डॉर्सल एक्टोडर्म, HOX13 and HOX813 and HOXD13 are expressed in the distal region. TBX5 and FGF10 are expressed in the lateral plate of mesoderm involved in the formation of a limb bird. यहाँ पे मैक्सिमम स्टेटमेंट सही दिए गए, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? नेल पिटाला सिंड्रोम में यहाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन पार्टिसिपेट करेगा? तो देखिए, होता यह है कि WNT7A इसकी वजह से LMX जीन का एक्टिवेशन होता है और हेंस डॉर्सल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करने को देखने को मिलता है। इसका म्यूटेशन हो जाए या फिर इसका म्यूटेशन हो जाए, इन दोनों में से किसी का भी म्यूटेशन हो जाए तो डॉर्सल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और जो लेग्स हैं उसका डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों ही एरिया वेंट्रल जैसा दिखेगा। ऐसा जब केस होता है तो हम इसे नेल पिटाला सिंड्रोम कहते हैं। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से ए जो है LMX1B जीन, ये रिलेशन रखता है नेल पिटाला सिंड्रोम से, एंड WNT7A जीन जो है ये रिलेशन रखता है। मतलब इन सारे ऑप्शन में से सिर्फ ए और सी जो ऑप्शन है इन्हीं का लेना देना है नेल पिटाला सिंड्रोम से। तो बोला है B, D and E नो, B, D ओनली नो, A, B and D नो, A and C ओनली यस। हमारा जो ऑप्शन है वो इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के दे के रखा है। तो आंसर हो गया 976 ID, ठीक है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। Next, induction is an extensive process that depends on the position of a cell in an embryo. It is a process whereby one cell or group of cells can influence the developmental fate of another, and is common strategy to control differentiation and pattern formation in development. The following statement were made regarding the induction in the developing embryo. आपको पिक क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन एक्चुअल में यहां से शुरू होता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए इंडक्शन के लिए, आप सही स्टेटमेंट पिक कीजिए। पहला है द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी अ प्रोटीन सिक्रीटेड फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल दैट बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द रिस्पॉन्डिंग सेल, एकदम सही स्टेटमेंट। इंडक्टिव सिग्नल जो है कोई प्रोटीन हो सकता है जो इंड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस करेगा एंड रिस्पॉन्डिंग सेल का रिसेप्टर जो है उससे बाइंड करेगा। नेक्स्ट, response to inductive signal depend on the competence of inducing cell, but competence of responding cell होता है। responding cell competence show करता है, ना कि inducing cell. This is wrong. Next, instructive induction occur when the responding cell is already committed to a certain fate. जबकि already committed cell में instructive interaction नहीं, permissive interaction होता है। ये भी गलत। नेक्स्ट, lateral inhibition is an induction that result in the differentiation of an individual cell in a regularly spaced pattern, एकदम सही। lateral inhibition का केस आपको C. elegans में जब वल्वा फॉर्मेशन होता है उस टाइम देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज अ केस ऑफ कोर्स इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। तो हमें जो सही मिला है वो है फर्स्ट यानी A स्टेटमेंट एंड D स्टेटमेंट। अब ऐसा हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमें थर्ड में देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ID 963, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल,
The specification of sea archin micromeer involves the activation of a repressor protein PMAR1. PMAR1 जीन का एक्टिवेशन होता है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन है। इसका एक्टिवेशन तब होता है जब सी आर्चिन में माइक्रोमियर का स्पेसिफिकेशन हो रहा होता है। ये जब एक्टिवेट होता है यानी हम ये कह सकते हैं कि PMAR1 जब एक्टिवेट होता है तो ये इनहिबिट करता है एक और जीन को जिसका नाम है HESC, ठीक है, विच ऑल्सो इनकोड अ रिप्रेसर प्रोटीन। HESC जो है खुद ही एक रिप्रेसर प्रोटीन है और वो PMAR1 के थ्रू रिप्रेस किया जाता है। वन ऑफ द जीन कंट्रोल बाय HESC इज डेल्टा, और HESC अगर एक्टिव रह जाए सपोज तो वो डेल्टा नाम के जीन को कंट्रोल करता है। और डेल्टा क्या करता है? सी आर्चिन के माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करवाने का काम करता है। बोला है द इमेज बिलो यानी दिस इमेज बिलो रिप्रेजेंट अ सी आर्चिन एम्ब्रियो ऑन विच होल माउंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन वाज परफॉर्म यूजिंग द डेल्टा प्रोब। तो यहाँ पे जो है एक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म किया गया जिसमें कि प्रोब के लिए डेल्टा को यूज किया, यानी ये जो डेल्टा है इस डेल्टा प्रोब को, मतलब इसके लिए डेल्टा प्रोब बनाया गया और डेल्टा प्रोब को यूज किया गया। इंडिकेटेड बाय एरिया ए, और एरिया ए जो है ये दिखा रहा है डेल्टा ए प्रोब का एक्शन। द रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज लेबल्ड एज बी, और बाकी एम्ब्रियो को हम बी से लेबल कर दिए हैं। द टेबल बिलो समराइज अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉलम ए एंड द एरिया इन विच द हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व दैट इज कॉलम बी। अब ए में सारे एक्सपेरिमेंट को समराइज किया गया है और बी में बताया गया है कि वो किस एरिया में एक्सप्रेस करेगा। आपको करेक्ट मैच करना है। तो देखिए ए जो है दैट इज WMISH, दैट इज योर होल माउंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन विथ HESC प्रोब। अब यहाँ पे जो प्रोब ऐड किया गया है वो क्या किया गया है? हाइब्रिडाइजेशन के साथ HESC प्रोब ऐड किया गया है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ये बताया जा रहा है। तो इसका प्रोब तो हमें ऑब्वियसली ये वाला एरिया है वहां देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर हम कहें तो हम ए के लिए यहाँ पर 2 रख सकते हैं। नेक्स्ट, WMISH with delta probe following the micro injection of PMAR1 mRNA into fertilized egg। अब देखिए यहाँ डेल्टा प्रोब यूज किया गया है तो दैट इज फॉर श्योर जो है ये मिडिल में देखा जाएगा। और माइक्रो इंजेक्शन ऑफ PMAR1 mRNA into the fertilized egg। अब अगर आप PMAR1 को इंजेक्ट करेंगे तो बाकी एम्ब्रियो में क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे HESC को इनहिबिट कर देगा, यानी जो बाकी पोर्शन है वो हमें कहां देखने को मिलेगा? बी में देखने को मिलेगा। यानी बी ऑप्शन जो है वी कैन गो विद द थर्ड, राइट। नेक्स्ट, WMISH विद द डेल्टा प्रोब, ठीक है, फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एंटीसेंस RNA ऑफ HESC इनटू द फर्टिलाइज्ड एग। ये तो ऊपर वाली ही कहानी हो गई। अगर आप HESC का एंटीसेंस वहां पे इंजेक्ट करेंगे, एंटीसेंस RNA माइक्रो इंजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो फंक्शन प्रॉपर ढंग से करेगा नहीं, राइट। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पर हमें प्रॉपर सिनारियो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वी कैन से कि उस टाइम में भी जो है हमें बोथ ए एंड बी वाला एरिया ही इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए देखने को मिलेगा। यानी हम इसके लिए भी थर्ड ले सकते हैं। नीदर ए नीदर बी का कोई यहाँ पर केस है ही नहीं। तो बी एंड सी के लिए थर्ड केस डिफाइन करेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। और HESC प्रोब के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। तो अगर हम ऐसा देखते हैं ऑप्शन तो हमें ए का 2 इन दोनों में मिल रहा है, ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बी का 3 चाहिए हमें, बी का 3 दोनों में है, ओके फाइन। सी का भी 3 चाहिए हमें, तो सी का 3 यहाँ पर है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो हो जाता है 957 कोड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो क्वेश्चन है ये आया था PMAR1 एंड HESC से, जो कि कहलाता है डबल नेगेटिव गेट, दैट इज इन सी आर्चिन। यहीं से सारी कहानी बनी थी। देख लीजिए, ये रहा HESC, ये रहा डेल्टा, ये रहा PMAR1। इसी एरिया से सारा का सारा स्टोरी दिया गया था आपको, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जितना भी एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को जो है वापस से प्ले कर सकते हैं, वापस से सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे ज़रूर शेयर करें।
एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के क्वेश्चन के साथ, दैट इज फ्रॉम February 2022 shift 2 question. Thank you so much everyone. See you soon in the next session.